महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में 5% मुस्लिमों के लिए आरक्षण के प्रोविजन को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सरकार में वर्ष 2014 में एक अध्यादेश के तहत 16% मराठों को और 5% मुसलमानों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में एक विशेष पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी बनाई गई और उसी के तहत सरकारी, अर्ध सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में इनको 5% आरक्षण दिया गया था। मराठों को भी इसमें 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब इसमें जो मुसलमानों को 5% आरक्षण मिल रहा था उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि न्यायालय में भी ये मामला था, उस पर रोक लगी हुई थी। तो आइए समझते हैं, आपके मन में सबसे पहले ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत में धर्म के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। तो देखिए, आरक्षण की जब शुरुआत हुई थी तब इसका आधार धर्म के आधार पर आरक्षण देने का न तो पहले था न तो अभी है, लेकिन उसका आधार बदला। जैसे अगर हम बात कर लें तो धर्म आधारित आरक्षण क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस सवाल के जवाब के लिए सबसे अच्छी परिभाषा कहें या सबसे अच्छी व्याख्या कहें तो देखिए, हम समानता से, समानता का मतलब होता है सबके लिए एक समान न्याय से निष्पक्षता की ओर बढ़े, यानी कि सबके लिए एक समान व्यवहार के अलावा कुछ ऐसे विशेष समूह जिनके लिए विशेष प्रोविजन की आवश्यकता है, उस दिशा में बढ़ा गया। अब इसी दिशा में मुसलमानों के लिए भी सोचते हुए तमाम प्रयास किए गए। जैसे 1980 में सबसे पहले आप देखेंगे कि मंडल आयोग आया और मंडल कमीशन ने यह कहा था कि ओबीसी की लिस्ट में जो जातियां शामिल हैं उनसे भी ज्यादा पिछड़े हुए मुसलमान हैं। तो इस तरह से मुस्लिम जातियों को भी इसमें शामिल करने की बात यहां से शुरू होती है। और उसके बाद फिर इस दिशा में और आगे हम बढ़ते हैं। फिर आप देखेंगे कि सच्चर कमेटी 2006 में जो बनी, तो राजेंद्र सच्चर कमेटी में भी आप देखेंगे कि ये कहा गया था कि मुसलमानों की स्थिति जो है, मुस्लिम समाज जो है वो गैर मुस्लिम ओबीसी से ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इस तरह से फिर और आगे बढ़ते हैं हम तो रंगनाथ मिश्र कमेटी की बात आती है वर्ष 2007 में। और रंगनाथ मिश्र समिति ने तो यहां तक कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको 15% आरक्षण दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लिए 10% उन्होंने इसमें आरक्षण की बात कही थी। तो इसका मतलब कि समानता से निष्पक्षता की ओर बढ़ने की बात कही गई है। अब उसमें क्या धर्म आधार बनता है या किसी अन्य तरीके से इन समुदायों को भी रिजर्वेशन के अंतर्गत लाया जाता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारे यहां जो संविधान है, संविधान में आरक्षण के लिए कहां कहां प्रावधान है, किस किस आर्टिकल के तहत हम आरक्षण के प्रोविजन को जस्टिफाई करते हैं या उसका कॉन्सेप्ट आया। तो देखिए, सबसे पहले संविधान में जो अनुच्छेद 15(1) है, अनुच्छेद 15(1) क्या कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर उससे विभेद नहीं कर सकते। यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर हम विभेद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पहला संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत अनुच्छेद 15(4) जो है, जब 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ तो 15(4) जोड़ा गया। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें यही कहा गया कि किसी भी राज्य के नागरिक, जो राज्य को यह अधिकार इसके तहत दिया गया कि राज्य के नागरिकों के किसी भी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हो, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, उसकी उन्नति के लिए विशेष प्रोविजन करने का, विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य के पास है। तो ये पहले संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15(4) के तहत इसको जोड़ा गया। फिर अनुच्छेद 16(1) यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन अगर कोई भी पद है या रोजगार है तो उसमें भी सभी नागरिकों को अवसर की समानता देना चाहिए। तो इसके तहत भी इसकी व्याख्या की जाती है। फिर अनुच्छेद 16(2) की अगर हम बात कर ले तो 16(2) भी कहता है कि रोजगार नियुक्ति में केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसको ये निषिद्ध करता है। इसी तरह से अनुच्छेद 16(4) की बात हम करें तो पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण की व्यवस्था के बारे में ये यहां पर अनुमति देता है। आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है बशर्ते कि राज्य में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व उनका नहीं हो। तो ये वो अनुच्छेद है संविधान के जो आरक्षण के प्रोविजन को जस्टिफाई करते हैं, यानी कि आरक्षण किया जा सकता है इन अनुच्छेदों के तहत। अब देखिए, किन किन राज्यों में मुस्लिम आरक्षण की अगर हम बात करें तो 1992 में आप देखेंगे कि इंदिरा साहनी का जो मामला था उसमें यह कहा गया कि कोई भी सामाजिक समूह इसके अंतर्गत अगर अन्य समूहों के समान मानदंडों के अनुरूप अगर आप देखें वो पिछड़ा पाया जाता है, यानी अन्य समूहों के लिए जो क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया से तुलना करते हुए अगर कोई भी समूह, कोई भी सामाजिक समूह अगर पिछड़ा हुआ पाया जाता है तो उसे पिछड़ा वर्ग के रूप में माना जाना चाहिए। तो 1992 में इंदिरा साहनी मामला भी इस ओर इशारा करता है। अब इसके बाद आप देखें तो विभिन्न राज्यों में जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर मुस्लिमों को आरक्षण कैसे मिला।
तो उसमें अगर केरल की बात करें तो केरल में देखिए जो मुस्लिम आबादी थी वह 22% के आसपास थी, उससे ज्यादा ही थी। तो इनको ओबीसी में 1952 में जब 22% इनकी आबादी थी तो ओबीसी वर्ग में इनको शामिल किया गया था, यानी कि इनको धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर ओबीसी वर्ग के तहत शामिल इनको 1952 में केरल में करते हुए आरक्षण का लाभ दिया गया था। इसी तरह से कर्नाटक की बात करें तो 1995 में 1995 में ओबीसी वर्ग के तहत ही इनको 4% आरक्षण कर्नाटक में भी दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में जो जातियां थी उनकी 36 जातियां ऐसी थी मुसलमानों की जो कि इसमें शामिल उनको किया गया था। अब इसी के तहत आप देखिए तो फिर एक अगला स्टेट आपको तमिलनाडु दिखता है। तमिलनाडु वर्ष 2007 में आप देखेंगे कि यहां पर एक कानून पारित किया गया और उस कानून में क्या कहा गया कि 30% जो ओबीसी कोटा है उसी कोटा के भीतर एक उप श्रेणी बनाई गई और उस उप श्रेणी में 3.5% आरक्षण दिया गया मुस्लिम समुदाय को। तो उच्च जाति के मुस्लिम समुदाय को हालांकि इससे बाहर रखा गया था। इसी तरह से आंध्र प्रदेश का मामला आप देखें तो आंध्र प्रदेश जब अविभाजित था, यानी कि वो तेलंगाना उससे अलग नहीं हुआ था, तब की बात करें तो पूरे वर्ष 2004 में उसने क्या किया कि पूरे 5% आरक्षण की व्यवस्था कर दी मुसलमानों के लिए। अब यहां पर यह मामला थोड़ा टेक्निकल हो गया। आंध्र प्रदेश में जब ये 5% बिना सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर कुछ ऐसी छोटी मोटी जो चीजें हैं जो संविधान के तहत नहीं थी उसको ध्यान में न रखते हुए जब किया गया था, तो यहां पर क्या हुआ, इस पर फिर जाके हाईकोर्ट ने क्या किया था, उसको स्टे लगा दिया था, यानी कि हाईकोर्ट ने उसको स्टे क्या लगा दिया था, उसको रद्द कर दिया था। इसके बाद आप देखें तो आंध्र प्रदेश में ये तकनीकी आधार पर इसको रद्द किया गया। हालांकि एक हाईकोर्ट ने कहा था कि इनको दिया जा सकता है, लेकिन जिस आधार पर जिस तरीके से यहां पर आंध्र प्रदेश में दिया गया था वो तरीका गलत था। इसी तरह से तेलंगाना में आप देख सकते हैं, तेलंगाना में वर्ष 2017 में ओबीसी मुसलमानों को 12% आरक्षण देने के लिए और यहां पर एक कानून बनाया गया और ये कानून था जो बनाया गया 12% आरक्षण देने के लिए। ये चूंकि 1992 में एक क्राइटेरिया तय किया गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये सीमा उस सीमा को क्रॉस कर रहा था यहां पर, तो ये भेजा गया कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। तो केंद्र के पास इसका जो प्रस्ताव भेजा गया था तो केंद्र ने हालांकि इसको संसद में पेश नहीं किया था। कुल मिलाकर कहना यहां यह है कि चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो भी राज्यों के उदाहरण आप देख रहे हैं, इनमें अगर मुसलमानों को आरक्षण दिया गया है तो वो पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, न कि धर्म के आधार पर दिया गया है, जिसकी की अनुमति संविधान, उसके विभिन्न अनुच्छेद, विभिन्न जो न्यायालयीय आदेश उसके तहत ये उसका अनुपालन करते हुए दिए गए हैं। तो राज्य में फिलहाल अभी जो मामला है इसमें जो आरक्षण रद्द कर दिया गया है उसके पीछे के आधार क्या है, अब ये आप कमेंट करके बताइए कि अभी जो जिस आधार पर यह आरक्षण दिया गया था 16% मराठों को, 5% मुसलमानों को, तो इसको रद्द करने के पीछे वो आधार क्या है। तो उम्मीद है आप इसका सही जवाब जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप अपनी आगामी यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है लेकिन आप तैयारी करना चाहते हैं, तो कम समय में पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए और जल्दी एग्जाम में अगर आप अपियर होना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खासियत यह है कि कहीं से भी आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। आपको 14 महीने में पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें आपको 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस तो मिलेगा ही, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा और 24,999 के अंदर ही ये कोर्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ इसमें अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AMITABH तो ये कोर्स आपको अतिरिक्त डिस्काउंट में मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और वहां पर जाएंगे आप तो बाई के ऑप्शन पर जाने के बाद अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल करने से अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। अब इसमें आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिलते हैं जिससे आप समय समय पर अपनी तैयारी को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो बिल्कुल जीरो से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बुनियाद मजबूत रखते हुए पूरी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास हमारा ISGS फाउंडेशन कोर्स है जो कि लाइव ऑनलाइन है। इसका बैच 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब इस कोर्स में 18 से 20 महीने में पूरे सिलेबस को आपको कवर किया जाएगा एक बेहतर मार्गदर्शन में, और साथ साथ यहाँ पर 1200 घंटों की 500 से ज्यादा कक्षाएं हैं और यहाँ पर बेसिक लेवल से आपकी शुरुआत होगी और संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें 3 साल तक आपको इस कोर्स की वैलिडिटी है। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन की बात करें तो उसकी 18 महीने तक वैलिडिटी है। यहां पर अगर देखें तो उत्तर लेखन अभ्यास के लिए 24 टेस्ट मिल रहे हैं, वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन में आपको 18 टेस्ट वहां मिल रहे हैं। साथ साथ 3 वर्षों के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस यहां पर मिलेगा आपको, और वहां पर 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा था।
3 वर्ष तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, 3 साल तक मासिक मैगजीन की होम डिलीवरी है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, मेंस कैप्सूल सीरीज की 11 पुस्तकें, व्यक्तिगत गाइडेंस जैसी तमाम अन्य सुविधाएं भी हैं। तो समग्र तैयारी आपको करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है, तो ISGS फाउंडेशन कोर्स हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स जिसका बैच 23 फरवरी से शुरू हो रहा है। और अगर आपके पास समय का अभाव है, आप कहीं से भी तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स जो कि लाइव ऑनलाइन है इससे जुड़ सकते हैं। अब इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आपके मन में दुविधा है, तो 8750187501 यह हमारा नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा GS स्टूडियो फाउंडेशन तक आपको पहुंचने के लिए, तो वहां से भी आप पहुंच सकते हैं। अमिताभ कूपन कोड इस्तेमाल करने से अतिरिक्त लाभ होगा। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं कि न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति 2007 ने अल्पसंख्यकों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया था? 10%, 12%, 15 या 18%? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से, तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। इस कार्यक्रम की लिंक आपको उपलब्ध होगी। आगे बढ़िए, सफल होइए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।